तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.5 शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ये क्वेश्चन में बेसिकली आप लोगों को अपना 1.5 का इंट्रोडक्शन वापस से देखना होगा। एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो चीज़ों को। वहाँ पर हमने कैसे देखा कि पैरेलल अरेंजमेंट करते हैं और सीरीज़ अरेंजमेंट करते हैं। स्विचेस अगर पैरेलल अरेंजमेंट में होगी तो उसे डिसजंक्शन बोलते हैं और बोलते हैं, या अगर सीरीज़ में होगा तो कंजंक्शन बोलते हैं। ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें एक बार दोबारा से रिवाइज कर लोगे तो बेहतर होगा। चलो फिलहाल हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कुछ एक्सप्रेशंस दिया है। उस एक्सप्रेशन की मदद से आपको स्विचिंग सर्किट बनानी है। अब उस स्विचिंग सर्किट को कैसे बनाएंगे उसके लिए देखते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ मुझे बताना है, आप लोग सब पूरे एक्सप्रेशन में ये चेक करोगे कि कितने अल्फ़ाबेट्स हैं। मतलब P Q R, नेगेशन P, नेगेशन Q, नेगेशन R, जितने अल्फ़ाबेट्स होंगे उतने स्विचेस होंगे। फॉर एग्जांपल P के लिए हम S1 लेते हैं, Q के लिए S2 लेते हैं, R के लिए S3 लेते हैं, नेगेशन P के लिए S1 डैश लेते हैं, नेगेशन ऑफ Q के लिए S2 डैश लेते हैं और नेगेशन ऑफ R के लिए S3 डैश लेते हैं। मज़े की बात है, ये सारी चीज़ें तो हमें पता है, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि एंड आया तो सीरीज़, और अगर और आया तो पैरेलल अरेंजमेंट होगा। चलो टाइम वेस्ट ना करके आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहाँ पर आप देख सकते हो सर्किट बनाने के लिए जो क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन में आपको फर्स्ट ब्रैकेट में क्या दिया है, नेगेशन ऑफ P एंड Q, सेकेंड ब्रैकेट में क्या दिया है, P एंड नेगेशन R, इन दोनों ब्रैकेट के बीच में और है। इसका मतलब ये हमारा फर्स्ट ब्रैकेट में एंड है, इसका मतलब वो एक सीरीज़ के एक ब्रांच में चला जाएगा। सेकेंड ब्रैकेट हमारा सेकेंड ब्रांच में आएगा और उन दोनों के बीच में और दिया, इसलिए ये दोनों ब्रांच पैरेलल होगी। तो चलो देखते हैं, सिंपल है क्वेश्चन, शुरू करते हैं। नेगेशन ऑफ P, फिर एंड आया है इसीलिए हम लोग इसको सीरीज में रखेंगे। आपको ये कंस्ट्रक्शन करने के दौरान स्केल पेंसिल का यूज़ करना होगा। ये तो हमारा फर्स्ट ब्रैकेट हो गया। अब सेकेंड ब्रैकेट को ड्रॉ करते हैं। सेकेंड ब्रैकेट क्या बोला है, P, उसके बाद नेगेशन ऑफ R। अब इन दोनों के बीच में और है, और का मतलब क्या होता है, पैरेलल अरेंजमेंट, यानी कि हमें इन दोनों को पैरेलल अरेंजमेंट देना होगा। इधर नेमिंग दे देते हैं, S1 डैश, Q के लिए S2, P के लिए S1 और R डैश नेगेशन R के लिए S3 डैश। तो क्या यहाँ इतने में हमारा सर्किट बन गया? नहीं, इस सर्किट को चलाने के लिए बैटरी तो देना होगा ना, सोर्स की ज़रूरत है। तो हमें क्या करना है, इसे सोर्स देना होगा। तो एक बैटरी सप्लाई दे देते हैं और इन्हें सर्किट को ग्लो हो रहा है कि नहीं, सर्किट वर्क कर रहा है कि नहीं, उसके फंक्शन को चेक करने के लिए हमें एक लैंप लगाना होगा। फाइनली आपका पहला क्वेश्चन यहीं पर पूरा होता है। लेकिन आप ये जब ड्रॉ करते हैं ना, तो एक चीज़ याद रखना कि आपको ये जो बैटरी का सप्लाई है ना, वो भी दिखाना होगा कि करंट का सप्लाई कैसा जा रहा है। नहीं, ये लैंप को ऐसे ही रख देते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्किट इन द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ लॉजिक एंड राइट द इनपुट आउटपुट टेबल, यानी इनपुट आउटपुट टेबल भी ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 2, कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग सर्किट, यानी हमें सिर्फ सर्किट को ही कंस्ट्रक्ट करना है। तो ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का जो सर्किट ड्रॉ करनी थी वो समझ में आ गया। बड़ा ही सिंपल था, आराम से हमने ड्रॉ कर लिया। हमने पहले वाले ब्रैकेट के लिए फर्स्ट ब्रांच रख दिया, सेकंड वाले ब्रैकेट के लिए सेकंड ब्रांच ले लिया। इन दोनों के बीच में और था, इसलिए इन दोनों को
पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा दिया और साथ ही साथ में एक बैटरी सप्लाई दे दी और बाजू में लैंप लगा दिया, है ना। लैंप से क्या पता चलेगा कि आपके सर्किट में करंट का फ्लो है या नहीं, है ना, बस इतना ही पता चलता है। खैर, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 तो पूरा हो गया। अब सेकंड सब क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड वाले सब क्वेश्चन में कुछ अलग दिया हुआ है। यहाँ पर देखो P एंड Q ये पहले ब्रैकेट में दिया है और उनको और बोला है, और में नेगेशन ऑफ P एंड और फिर कंप्लीट ब्रैकेट दिया हुआ है वापस से। तो चलो देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग। स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आप तो समझ ही रहे होगे कि 1 2 3 4 5 और 6 अल्फ़ाबेट्स आए हैं नेगेशन को पकड़ कर या सिंपल, बट 6 स्विचेस की भी ज़रूरत पड़ेगी हमारे सर्किट में। तो चलो देखते हैं कि कैसे ड्रॉ होगा, कैसे करेंगे हम। तो सबसे पहले P एंड Q को शो कर देते हैं कुछ इस प्रकार। ये है हमारा P एंड Q। थोड़ा सा और छोटा बना देता हूँ मैं, क्योंकि आगे की सर्किट भी ड्रॉ करनी है। ये है P एंड Q, एंड आ गया यानी सीरीज में लगाना होगा। अब इनको और जा रहा है, और यानी ऐसे और दे देंगे, और के बाद नेगेशन P, और के बाद नेगेशन P। अब ये नेगेशन P के साथ ये एंड दिया है तो हमें इधर पे एंड लगाना होगा, और फिर ब्रैकेट दिया है यानी ऐसे जाएगा। अब नेगेशन ऑफ R, उसके बाद फिर से उसके और में P, और फिर फाइनली नेगेशन उसके और में R। ये तो अपने सर्किट का एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को बंद कर देते हैं फटाफट। अब इसे बंद कर दिया। अब नाम दे देता हूँ, P के लिए S1, Q के लिए S2, नेगेशन ऑफ P के लिए S1 डैश, और इसके एंड में जा रहा नेगेशन S2 डैश, S1 और S3। देखो बात क्या है वो बता देता हूँ। ये वाले ब्रैकेट को और लगकर ये कंप्लीट पार्ट है, इसका मतलब ये वाला और में जा रहा है और ये सब कुछ उसके साथ आ रहा है। उसके बाद ये नेगेशन ऑफ P के साथ ये एंड लगा हुआ है और सर्कल ब्रैकेट है। सर्कल ब्रैकेट का मतलब क्या, ये पूरे कंप्लीट पार्ट इसको एंड में जाएगा। तो आप देख सकते हो इसको एंड में जा रहा है। एंड का मतलब सीरीज और का मतलब पैरेलल, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें ड्रॉ कर दिए, तो चलो इसके बैटरी सप्लाई को दे देते हैं हम लोग। एक लैंप सर्किट में डाल देते हैं और सर्किट को क्लोज कर देते हैं। इसी के साथ हमारा दूसरा वाला स्ट्रक्चर पूरा हो गया। ये स्ट्रक्चर पहले वाले से कुछ थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा अलग था, बट था सिंपल। तो इसी के साथ ये दोनों क्वेश्चन हमारे हो गए। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, फिर आगे के क्वेश्चन को जाते हैं। अरे इसका सब तो अब इस क्वेश्चन के फोर्थ सब क्वेश्चन करते हैं। आप फर्स्ट और सेकंड देख लिए, थर्ड खुद से करोगे, फोर्थ और फिफ्थ हम करेंगे अभी।
एक चीज़ याद रख लेना, जब आप ये कंस्ट्रक्शन करते हो यानी कि स्विचिंग सर्किट बनाते हो, तो हमेशा आप लोगों को मेंशन करना होगा कि P का मतलब क्या है, Q का मतलब क्या है, R का मतलब क्या है, क्योंकि आप अपने सर्किट में सिर्फ S1, S2, S3, S1 डैश, S2 डैश, S3 डैश ऐसा मेंशन करते हो, तो सामने वाले को कैसा पता चलेगा कि S1 का मतलब क्या है, S2 का मतलब क्या है। तो ये आप लोगों को उधर मेंशन करना पड़ेगा, लिखना होगा। जैसे लिख देंगे लेट S1 इज इक्वल टू P, S2 इज इक्वल टू Q, ऐसा लिख देने का, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th वाला क्वेश्चन जो है उसमें सबसे पहले देखो एक ब्रैकेट दिया हुआ है जिसमें 3 अलग अलग टर्म्स हैं और तीनों टर्म्स के बीच में एंड है। तो इस प्रकार से हम ऐसे इसे ड्रॉ करेंगे, क्योंकि वो एक ही सिंगल ब्रैकेट में है इसीलिए वो सब एक ही लाइन में भी आएंगे। खैर यहाँ तक तो ड्रॉ हो गया। अब देखो और बोला है, और का मतलब क्या करना है, आपने एक ब्रांच लेना है, मतलब पैरेलल में। फिर उन्होंने क्या बोला है, देखो P एंड, तो लिखेंगे P एंड, और फिर सर्कल ब्रैकेट ले लिया उन्होंने। सर्कल ब्रैकेट मतलब दोबारा सर्कल ब्रैकेट आना, मतलब ये कंप्लीट ब्रैकेट को ये P एंड लग रहा है, बराबर ना। तो हम यहाँ पर एक ब्रांच ऐसा ले लेंगे, समझा। अब नेगेशन क्यों बोला है, तो एक ऐसा स्विच बना दोगे। फिर उसके और में नेगेशन R बोला है, इसका मतलब एक ऐसा स्विच बना दोगे, इन्हें क्लोज कर दोगे, इन्हें आगे और ऐसे क्लोज कर दोगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग उसके नाम लिखना शुरू कर देते हैं। जैसे P के लिए आप S1 ले रहे हो, Q के लिए नेगेशन Q के लिए S2 डैश ले रहे हो, R के लिए S3 ले रहे हो, P के लिए S1 ले रहे हो और नेगेशन Q के लिए S2 डैश ले रहे हो, नेगेशन R के लिए S3 डैश ले रहे हो। अब ये सारे सर्किट को वर्क करने के लिए आपको बैटरी लगानी होगी, सोर्स सप्लाई तो दोगे ही, है ना। फिर एक लैंप लगा दोगे जिससे पता चलेगा कि आपका सर्किट वर्किंग कंडीशन में है या नहीं, और यहाँ से इसे क्लोज कर दोगे। याद रहे आपका सर्किट पूरी तरह से क्लोज होना चाहिए, अच्छे से क्लोज नहीं करें, जैसे कि बहुत लोग ऐसे ही रख देते हैं, तो ये इतना जो गैप आ रहा है ये रॉन्ग हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, ये ब्रांच है तो ये उनका ऐसा हो जाता है, थोड़ा सा बाहर निकल जाता है। तो ये जल्दबाजी में आप लोग ड्रॉ मत करो, अच्छे से ड्रॉ करो, क्योंकि ये सारी चीज़ों को गलत समझा जाता है और इससे आपके मार्क्स लूज़ कर सकते हो आप। तो यहाँ पर मैं लैम्प को L दे देता हूँ नाम, और हमारे सर्किट का सप्लाई शो कर देता हूँ कि डायरेक्शन क्या होगा। आपको तो पता है पॉजिटिव और नेगेटिव होता है डायरेक्शन। आप लोगों को स्केल पेंसिल का यूज़ करना है। मैं बोर्ड पर कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, बट आप अगर स्केल पेंसिल का यूज़ करेंगे तो श्योर शॉट आपका अच्छा निकल पाएगा सर्किट। यानी हमारा सर्किट का सप्लाई जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन से घूम कर ऐसे पूरा कंप्लीट नेगेटिव डायरेक्शन में वापस आ जाता है, ठीक है। यहाँ से ऐसे गया, फिर सर्किट में जो करंट है ब्रांच की वजह से स्प्लिट हो जाएगा ऊपर और नीचे। फिर यहाँ पर आने के बाद वापस उसे ब्रांच मिला तो ये ऐसे निकल जाएगा। फिर वो सब कंबाइन होके वापस एक जगह पर मिलेंगे और फिर वापस पूरा कंप्लीट हो जाएगा सर्किट। खैर अब अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 5 आपको बोला है P और नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q और P एंड Q, यानी यहाँ पर टोटल अलग अलग से 4 ब्रांच दिखाई दे रहे हैं। पहले पर आप सिर्फ P रखोगे, दूसरे पर नेगेशन P रखोगे, तीसरे पर नेगेशन Q रखोगे और चौथे पर आप P एंड Q रखोगे। ऐसे 4 अलग अलग ब्रांचेस में आपका सर्किट बनने वाला है। देखते हैं कि कैसे होगा। तो शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने P ड्रॉ कर ली। अब P ड्रॉ कर लेने के बाद आप एक ब्रांच लेंगे और उसे नेगेशन ऑफ P दे देंगे। फिर एक और ब्रांच जिस पर आप नेगेशन Q देंगे। फाइनली कंप्लीट सर्किट का जो आखिरी ब्रांच है वो, जिसमें 2 अलग अलग स्विचेस आएंगे, एक आएगा P और फिर उसके एंड में यानी सीरीज में Q। अब इसका स्ट्रक्चर तो तैयार हो चुका है, तो चलो नेमिंग भी कर देते हैं। P के लिए आप S1 लोगे, नेगेशन P के लिए S1 डैश लोगे, नेगेशन Q के लिए S2 डैश लोगे और P एंड Q के लिए S1 और यहाँ पर S2 लोगे। देखो P तो मैंने ड्रॉ कर दिया, उसके और में नेगेशन P, इसलिए उसके पैरेलल में नेगेशन P ड्रॉ कर दिया। फिर उसके और में नेगेशन Q यानी S2 डैश आ गया और उसके और में ये, यानी सब एक दूसरे के पैरेलल कॉम्बिनेशन में सारी चीज़ें लगा दी गई है। अब जैसे कि आपको बैटरी सप्लाई और लैंप ड्रॉ करना है, तो आप इसे क्या करेंगे, यहाँ से एक आउटपुट निकालेंगे, हाँ ऐसे ड्रॉ करके यहाँ पर एक लैंप ड्रॉ कर देंगे और इसे सर्किट को कंप्लीट कर देंगे। अब इस सर्किट में आपका जो करंट का डायरेक्शन है वो रिप्रेजेंट कर देते हैं, वो दिखा देते हैं। पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, स्प्लिट होगा, फिर आगे बढ़कर करंट दोबारा से इस जंक्शन पर पहुंचकर फिर मर्ज हो जाएगा। मर्ज होने के बाद वापस से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंच जाएगा। तो कुल मिलाकर हमने क्वेश्चन नंबर 5 पूरा कर दिया है। इस क्वेश्चन नंबर 2 का आखिरी सब क्वेश्चन नंबर 6 आपने खुद ने ट्राई करनी है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाएंगे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। बैग को है ना मोहित। अब क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पहले एक स्विचिंग सर्किट दी होगी। उस स्विचिंग सर्किट को आपको सिंप्लीफाई करना है, उसको सिंप्लीफाई करके मिनिमाइज़ करना है, ठीक है। तो चलो अब इसके लिए कैसे क्या करना है देखते हैं। तो सबसे पहले आप ये चेक करोगे कि इसमें कौन से स्विच हैं। तो यहाँ पर S1 है, S1 डैश है, S2 डैश है। तो हम लिख देंगे लेट S1 इसे P दे देता हूँ मैं, लेट P स्विच S1 इज क्लोज्ड। फिर Q स्विच S2 इज क्लोज्ड। एक काम करता हूँ, इसे नेगेशन Q दे देता हूँ, S2 डैश बना देता हूँ। फिर नेगेशन P स्विच S1 डैश इज क्लोज्ड।
एक्चुअली ये हम इसलिए लिखते हैं ना क्योंकि हम आगे जाकर S1, S2, S3, S1 डैश, S2 डैश और S3 डैश के लिए PQR का यूज़ करेंगे, तो पहले ही हम इसे बता देते हैं। अब इस सर्किट का सिंबॉलिक फॉर्म देख लेते हैं, तो लिखेंगे लेट या फिर ऐसे, देयरफॉर द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अब इस सर्किट को देखो, यहाँ पर S1 है और S1 के एंड में ये दोनों लगा हुआ है जो कि एक दूसरे के और में है, तो हम लिखेंगे कैसे, P के एंड में, फिर S1 डैश यानी नेगेशन P, उसके और में नेगेशन Q। ये है आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब करना ये है कि आपको इस लॉजिक को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना। चलो देखते हैं। कंसीडर considering P and negation of P or negation of Q। दोबारा पेज नंबर 19 पर दिए हुए टेबल का यूज़ करना होगा, उसमें जो लॉज दिए हैं उन लॉज को वापस यूज़ करना आ गया है। अब देखते हैं कैसे करेंगे। अब आप लोगों को एक चीज़ देखना होगा कि ये जो ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट के कॉमन में P एंड दिया है, यानी P एंड है ना, इस ब्रैकेट के हर टर्म को दिया हुआ है। अब हमें करना बस ये है ना कि इस P एंड को हमें अंदर लेना है ब्रैकेट के, ठीक है। ये P एंड को ब्रैकेट के अंदर लेंगे, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। तो चलो देखते हैं कि कैसा दिखाई देगा। तो ये कुछ ऐसा सा हो जाएगा, P एंड नेगेशन ऑफ P, और इसका ये जो और है वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर P एंड नेगेशन ऑफ Q, लिख दोगे रीज़न डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। अब आपने कम्यूटेटिव लॉ आपने कॉम्प्लीमेंट लॉ देखा होगा। कॉम्प्लीमेंट लॉ में क्या बोला है कि P एंड नेगेशन ऑफ Q, P एंड नेगेशन ऑफ P मतलब सेम पार्ट, और एक दूसरे के नेगेशन में अगर आ जाता है ना तो उसे हम लोग फॉल्स बोलते हैं। यानी कि P को अगर आप ट्रू ले लो, फॉर एग्जाम्पल P को आपने ट्रू कंसिडर किया, तो नेगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ट्रू एंड फॉल्स क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसीलिए हम लोग इसे क्या नेगेशन नहीं, तो यहाँ पर हम लोग कॉम्प्लीमेंट लॉ लेंगे और इसे फॉल्स बता देंगे, यानी ये वाला पार्ट आपका फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स और P एंड नेगेशन ऑफ Q। इसे आप रीज़न लिख दोगे यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट लॉ। और जैसे हमने पहले ही सीख रखा है कि कॉम्प्लीमेंट लॉ के तुरंत बाद हमें आइडेंटिटी लॉ का यूज़ करना पड़ता है, तो घुमा फिरा के कहने का मतलब ये है कि इस पूरे पार्ट पर आइडेंटिटी लॉ लगेगा, बट कैसे वो सीख लेते हैं। थोड़े देर के लिए ना मैं एक काम करता हूँ, इस पूरे ब्रैकेट को P समझ लेता हूँ, ठीक है, इसे ना P समझ लेता हूँ। तो अगर आप आइडेंटिटी लॉ को देखेंगे ना तो वहाँ पर देखो दिया है फॉल्स और P इज इक्वल टू P, और आया ना तो ले लेने का P, समझा क्यों, क्योंकि फॉल्स का मतलब फॉल्स है फॉर एग्जांपल, और P मतलब ट्रू है, ठीक है ना। तो फॉल्स और ट्रू क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, है ना। इसका मतलब है और में प्लस करना होता है ना, तो हम लोग ले सकते हैं,
घुमा फिरा के हम इसे कॉम्प्लीमेंट लॉ कराना, उसके बाद आइडेंटिटी लॉ लगाएंगे और इस पार्ट को ऐसे बता देंगे P एंड नेगेशन ऑफ Q, ठीक है। और इसका रीज़न आ जाएगा आइडेंटिटी लॉ। अब इसके आगे फर्दर कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहले हमारा सर्किट ऐसा था, अब सर्किट ऐसा हो गया। एक्चुअली ये क्या कर दिया इस सर्किट में, इस सर्किट में पहले 3 स्विचेस थे, अब 2 स्विच हो गए। यानी कि आपका सर्किट जो पहले थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, थोड़ा बल्कि था, उसे थोड़ा तुमने क्या कर दिया, सिंपल बना दिया। एक्चुअली लाइफ में ये सारी चीज़ें होनी ज़रूरी है। आपने तो देखा होगा कि पुराने समय में जब कंप्यूटर था तो उसके हार्डवेयर कितने बहुत बड़े बड़े होते थे, बहुत बल्कि होता था वो। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन होता गया, जैसे जैसे कंप्यूटर फील्ड में आप देख सकते हो कि कैसे अब आज के टाइम पर आपका मोबाइल खुद ही एक कंप्यूटर की तरह वर्क करता है। यानी कि हार्डवेयर इतना छोटा बनाते गए, यानी कि चिप्स बनाना शुरू कर दिए ना उन्होंने, चिप्स बनाना शुरू कर दिए, नैनो टेक्नोलॉजी आ गई और इस नैनो टेक्नोलॉजी ने आपके बड़े बड़े बल्कि हार्डवेयर को उन्होंने रिप्लेस कर दिया छोटे छोटे आईसीज में, छोटे छोटे चिप्स में, ठीक है। इससे क्या हो गया, आपको और ज़्यादा एफिशिएंसी मिल गई। आप अब कंप्यूटर को, लैपटॉप को अपने साथ कैरी कर सकते हो, मोबाइल को साथ कैरी कर सकते हो। तो वही कुछ यहाँ पर भी हो रहा है। आपके ये जो बल्कि सर्किट थी ना, इस बल्कि सर्किट को, इतने बड़े सर्किट को आपने छोटे सर्किट में कन्वर्ट कर दिया। समझ आया इस क्वेश्चन का क्या यूज़ था, समझ में आया। यानी कहने का मतलब ये है कि जो 3 स्विच करता था ना, वो आपका 2 स्विच भी कर सकता है। तो ठीक है ना, हम 3 स्विच क्यों लगाए, 2 स्विच में ही काम कर देते हैं। चलो, तो इसे हम लोग अब ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब इस फाइनल आंसर के अनुसार हमारा स्ट्रक्चर बना देते हैं, सर्किट बना देते हैं। तो P एंड में नेगेशन Q, ये हो जाएगा S1, ये हो जाएगा S2। इसे दे दोगे एक सप्लाई और लगा दोगे एक लैंप। और इसे कर दोगे क्लोज। अब इस सर्किट का सप्लाई दिखा दोगे, डायरेक्शन दिखा दोगे करंट के फ्लो का। यानी कि ये इतने बड़े से सर्किट को हमने कितने छोटे सर्किट में ड्रॉ कर दिया। तो इस क्वेश्चन की यही खास बात थी। यहाँ पर एक्चुअली आपको पहले से सर्किट दिया होता था, उस सर्किट का पहले हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म लिखते थे, उस सिंबॉलिक फॉर्म को छोटा करते थे, सिंप्लीफाई करते थे, और फिर फाइनली उस सिंप्लीफाइड सिंबॉलिक फॉर्म पर उस सिंप्लीफाइड वर्जन को हम लोग ड्रॉ करते थे। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। स्क्रीनशॉट निकाल लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड सब क्वेश्चन शुरू करते हैं। सेकंड वाला जो सब क्वेश्चन है उसमें आपको जो सर्किट दिया हुआ है, जो टेबल ये ड्रॉ करके दिया स्विचिंग सर्किट, ये स्विचिंग सर्किट थोड़ा बल्कि दिखाई दे रहा है, इसमें स्विचेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। अब जैसे हम लोगों ने स्टार्ट में लिखते हैं वैसे ही यहाँ पर भी लिख देंगे सारे स्विचेस के लिए। लेट, अब S1 आया यानी P, स्विच S1 इज क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब क्या है? वर्किंग कंडीशन, स्विच ऑन है। S2 मतलब Q, तो स्विच S2 इज क्लोज्ड। फिर S2 डैश भी है, तो S2 डैश के लिए
नेगेशन ऑफ क्यू ले लेते हैं, स्विच S2 डैश इज क्लोज्ड। फिर S3 यानी R, स्विच S3 इज क्लोज्ड। सिमिलरली नेगेशन ऑफ R, स्विच S3 डैश इज क्लोज्ड। एक बार हमने ये सारी चीज़ें बता दी, तो अब हम क्या कर सकते हैं, सीधा इसके सिंबॉलिक फॉर्म को शुरू कर सकते हैं। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म कैसा होगा, तो यहाँ पर देखो S1 है यानी P के एंड में ये दोनों आ रहा है और ये दोनों के एंड में P है, इसका मतलब हमें यहाँ पर ब्रैकेट लेना होगा सर्कल। S2 आया मतलब Q आया, S3 आया मतलब और में R आया, ठीक है। अब इन कंप्लीट है, पूरे ब्रांच को ये जा रहा है तो मैं इसे स्क्वायर ब्रैकेट में ले लूँगा। फिर इसके कंप्लीट में ये और में जा रहा है मतलब ऐसे, फिर यहाँ पर शुरू कर देंगे। अभी यहाँ पर देखो क्या है, S3 यानी नेगेशन आ रहा है S3 डैश एंड S2 डैश यानी नेगेशन ऑफ Q एंड P। ये है उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब इस पार्ट को आपको सिंप्लीफाई करना है, तो देखते हैं कैसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सबसे पहला बात तो ये है कि मैं यहाँ पर P एंड और यहाँ पर P एंड को कॉमन लेना चाहता हूँ, बट ऐसे ले नहीं सकते, हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके उसके पहले लेना पड़ेगा, उसे आगे लेना होगा। तो ये करने के लिए सबसे पहला काम मैं ये करूँगा कि इन दोनों में ब्रैकेट डाल दूँगा, जिसे मैं एसोसिएटिव का नाम दूँगा। आपने एसोसिएटिव में पढ़ रखा है कि P एंड Q एंड R, P एंड Q एंड R, यानी आप ब्रैकेट डाल सकते हो। आप इसको ब्रैकेट दे दो या आप इन दोनों को ब्रैकेट में डाल दो, वन एंड द सेम, बात यही है। तो मैं एसोसिएटिव लॉ से शुरू करता हूँ। तो सबसे पहला स्टेप, P एंड Q और R और ब्रैकेट में नेगेशन ऑफ R एंड नेगेशन ऑफ Q एंड P, इसे नाम दे दूंगा एसोसिएटिव लॉ। ठीक है। अब मुझे ये वाले पार्ट को आगे लेना है, ये वाले पार्ट को पीछे लेना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, कम्यूटेटिव लॉ का यूज़ करूँगा, जिससे मेरा P एंड आगे आ जाएगा और ये ब्रैकेट पीछे चला जाएगा। चलो देखते हैं कैसे लिखेंगे इसे। तो ये हो जाएगा P एंड Q और R और P एंड, इसे मतलब उल्टा करना है मुझे, नेगेशन ऑफ R एंड नेगेशन ऑफ Q। रीज़न आ जाएगा क्या, कम्यूटेटिव लॉ। अब आप देख सकते हैं शुरुआत के टर्म सेम बन चुके हैं, यानी यहाँ से P एंड और यहाँ से P एंड को हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लिए तो इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहोगे। तो चलो देखते हैं, हम इन दोनों को कॉमन में निकाल लेंगे, P एंड, ठीक है, कॉमन निकाल लिया। उसके बाद इन दोनों को बचे हुए पार्ट को ब्रैकेट में डाल दूंगा, Q और R, और फिर ये वाला और ये वाला पार्ट वैसे ही लिख दूंगा, नेगेशन ऑफ R एंड नेगेशन ऑफ Q। ठीक है। एक काम करता हूँ, यहाँ पर है ना, मैंने कम्यूटेटिव लॉ यूज़ तो किया ही है ना,
इसे भी थोड़ा सा कन्वर्ट कर देता हूँ, Q को आगे ले लेता हूँ, R को पीछे ले लेता हूँ। इससे क्या हो जाएगा कि मेरा आगे जाकर चीज़ें ज़रा आसान हो जाएगी। और इसका रीज़न आप लिख दोगे, इसका रीज़न क्या आएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इससे देखो ना एक्चुअली क्यू आर थोड़ा देखने में आसान दिखता है। ठीक है, यहाँ तक तो सारी चीज़ें ठीक है। अब क्या करेंगे, तो अब अगर आप ध्यान से देखें ना, तो ये वाले ब्रैकेट में यहाँ पर भी नेगेशन है, यहाँ पर भी नेगेशन है। इन दोनों नेगेशन को हम कॉमन निकाल सकते हैं, ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे, जिसे आप क्या कहोगे, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स तो लॉ आपने पढ़ा ही है ना, नेगेशन ऑफ क्यू और आर इज इक्वल टू नेगेशन ऑफ क्यू एंड नेगेशन ऑफ आर। यानी नेगेशन ऑफ क्यू एंड नेगेशन ऑफ आर को आप नेगेशन ऑफ क्यू और आर तो बता ही सकते हो ना। ये इसमें सिंपल है, कुछ इतना मुश्किल नहीं है। तो चलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अनुसार हम नेगेशन को बाहर निकाल लेते हैं भाई। तो ये होगा कैसे, P एंड Q और R, और तो ऐसे ही होगा, नेगेशन बाहर निकल जाएगा। तो नेगेशन बाहर निकला तो Q के साथ नेगेशन चला गया, ये एंड का हो जाएगा और इसका नेगेशन जाकर ये ऐसा हो जाएगा। इसे रीज़न लिख दोगे, डी मॉर्गन्स लॉ। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है और ये डी मॉर्गन्स लॉ है। अब आ जाएंगे हम लोग कॉम्प्लीमेंट लॉ पर। कॉम्प्लीमेंट लॉ कैसे यूज़ करेंगे वो समझ लेते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए इसे P समझ लेता हूँ और इसे भी P समझ लेता हूँ, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट सेम ही है ना। समझना क्या है, तो थोड़ी देर के लिए मेरा ये कैसा दिखाई दे रहा है, P और नेगेशन ऑफ P। अब आप कॉम्प्लीमेंट लॉ में जाकर देख सकते हो, P और नेगेशन ऑफ P के लिए आप क्या बताओगे, ट्रू बताओगे, क्योंकि अगर P फॉल्स है तो ये ट्रू होगा, और फॉल्स और ट्रू यानी प्लस करना होता है ना। 0 + 1 क्या हो जाता है, 0 ना, 0 + 1 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है ना, तो ट्रू आ जाएगा आंसर। तो इसी के लिए हम कॉम्प्लीमेंट लॉ के अनुसार इसे क्या कर देंगे, ट्रू बता देंगे। समझ रहे हो आप? तो बड़ा ही सिंपल है, बस थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप अच्छी प्रैक्टिस करो, लॉस को जितना हो सके उतना अच्छे से बाय हार्ट करो, बाकी सब सिंपल है, हो जाएगा। तो ये है कॉम्प्लीमेंट लॉ, ये है कम्यूटेटिव लॉ और ये है कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है ना। चलो, अब आपने ये भी सीख रखा है कि कॉम्प्लीमेंट लॉ लगा दिए तो उसके तुरंत बाद आइडेंटिटी लॉ लगानी पड़ती है, क्योंकि अब ट्रू तो हटाना है ना। और आपने सीख रखा है आइडेंटिटी लॉ में P एंड T क्या हो जाएगा, P, है ना। मतलब P अगर ट्रू है तो भी आंसर ट्रू है, और अगर फॉल्स है तो भी आंसर फॉल्स है। मतलब जो P है वही आंसर, उसी का आंसर आता है। तो इसके अनुसार यहाँ पर अपने को फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा, P, और इसका रीज़न क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी लॉ। तो ये किसके इसमें आया, इसके इसमें, तो ये यहाँ पर लिखेंगे और इज इक्वल टू डालकर ये लिख देंगे। यानी कि इतना बड़ा सर्किट, इतने सारे स्विचेस के साथ सर्किट जो था उसे सिंप्लीफाई करने पर हमें सिर्फ एक ही स्विच मिला। अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना देते हैं, तो सर्किट कुछ इस प्रकार से बनेगा। क्योंकि इस सर्किट में सिर्फ एक ही स्विच है तो ये ऐसा हो जाएगा। ये हो जाएगा P मतलब S1। अब इसका आप करंट सप्लाई दिखा दोगे जो पॉजिटिव से नेगेटिव मूव करेगा। अब देखो ये सर्किट और ये सर्किट कितना वास्ट डिफरेंस है। इसमें टोटल 6 स्विचेस थे और इसमें सिर्फ एक स्विच, यानी एक स्विच 6 स्विच का काम कर सकता है। इसीलिए हमने इसे सिंप्लीफाई किया। हमने सबसे पहले इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखा। इस सिंबॉलिक फॉर्म को सिंप्लीफाई करें अलग अलग लॉज की मदद से। वो लॉज आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 19 पर दिया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हो।
तो ये लॉस की मदद से हम सिंप्लीफिकेशन करे और फाइनली हमें आंसर मिल गया P। अब ये P यानी इस कंप्लीट सर्किट के लिए सिर्फ एक ही स्विच की यूज़ करेंगे, बस उसका इक्विवेलेंट सर्किट बना दिए एंड हमारा काम पूरा हो गया। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब हम आगे के क्वेश्चन को जाते हैं, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, फिर ख़त्म करते हैं। भाई तुम अपना बैग अब हम एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 5 को शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट वाले क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आप खुद से कर पाओगे। हम यहाँ पर सेकंड वाले क्वेश्चन को शुरू कर रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा है, ज़रा ट्रिकी है, देखते हैं कैसे करेंगे। एक्चुअली ये क्वेश्चन में करना क्या है मालूम है, आपको एक्सप्रेशन दिया होता है, इस एक्सप्रेशन को आप सिंप्लीफाई करोगे, छोटा बनाओगे और उसके ऊपर एक सर्किट ड्रॉ करोगे। जैसे पहले आप सर्किट दिया होता था तो सिंबॉलिक फॉर्म लिख कर सिंप्लीफाई करते थे, अब पहले से ही सिंबॉलिक फॉर्म दिया है, बस उसे सिंप्लीफाई करना है। देखते हैं कैसे करेंगे। तो वापस से वही पेज नंबर 19 के लॉस का यूज़ करना है। तो देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन में यहाँ से नेगेशन ऑफ P और यहाँ से नेगेशन ऑफ P कॉमन निकालने की कोशिश करूँगा। देखो ना, नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ P एंड दोनों सेम ही है ना, तो इसे कॉमन निकालूंगा, बट ऐसे नहीं निकाल सकते, हमें थोड़ा ब्रैकेट्स ज़रा लगाना होगा। तो सबसे पहला स्टेप मेरा क्या होगा, मैं स्क्वायर ब्रैकेट डाल दूंगा। किसे डालूंगा, फर्स्ट और सेकंड ब्रैकेट पर, क्योंकि इनमें से ही तो मुझे कॉमन निकालना है। रीज़न सोचो क्या होगा, एसोसिएटिव लॉ। अब आप इसे कॉमन निकालेंगे, ये वाले पार्ट को कॉमन निकालना है। कॉमन निकालेंगे और लिखेंगे इसे ऐसे, नेगेशन ऑफ P एंड ब्रैकेट में बचा हुआ पार्ट क्या है, Q है। Q बचा तो Q लिखने का, और बचा तो और लिखने का, नेगेशन Q बचा तो नेगेशन Q लिखने का, समझा। बाकी का ये ब्रैकेट एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे। अब ऐसे हमने ये स्टेप से ये स्टेप में कैसे आए, कौन सा रीज़न आएगा इसके लिए, तो क्योंकि हमने कॉमन निकाला है ना कोई चीज़ को, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आएगा। तो रीज़न लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एक्चुअली आज का वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है शायद, बट क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार के हैं। अब ये वाले क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो ना, तो ये वाले पार्ट को देखो, ये वाले पार्ट पर सेम है ना अल्फ़ाबेट्स, Q एंड Q, मतलब यहाँ पर Q है और यहाँ पर भी Q है, इसको नेगेशन है और इसको नेगेशन नहीं है, तो Q और नेगेशन ऑफ Q के लिए कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या बोलता है, आंसर ट्रू आएगा। यानी कि हम नेक्स्ट स्टेप में कॉम्प्लीमेंट लॉ लगाकर इसे और छोटा बना देंगे। स्क्वायर ब्रैकेट गायब, सर्कल ब्रैकेट आ गया। रीज़न आएगा कॉम्प्लीमेंट लॉ, और आपको तो पता है कॉम्प्लीमेंट लॉ के तुरंत बाद आइडेंटिटी लॉ लेनी होती है, इसीलिए आप इसे आइडेंटिटी लॉ के तहत अब इसे नेगेशन ऑफ P मल्टीप्लाई बाय ट्रू करोगे तो आपको वापस आंसर क्या मिलेगा, नेगेशन ऑफ P। नेगेशन ऑफ P एंड ट्रू तो गायब हो गया, बचा क्या, और ये कंप्लीट ब्रैकेट। रीज़न क्या आएगा, आइडेंटिटी लॉ। अब क्या करेंगे, अब तो काफ़ी सिंप्लीफिकेशन हो चुकी है, तो क्या यही हमारा आखिरी स्टेप है, नहीं। अब याद है आपने नेगेशन ऑफ P एंड को कॉमन निकाला था, तो जब आप कॉमन निकाल सकते हो तो कॉमन चीज़ को अंदर डाल भी तो सकते हो ना। जब आप इधर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हो तो इधर भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, है ना। ये वाले पार्ट को अंदर ले लो। तो नेक्स्ट स्टेप होएगा नेगेशन ऑफ P, अंदर जाकर नेगेशन ऑफ P और P के साथ जाएगा, इसको लगा देंगे फर्स्ट ब्रैकेट। ये जो एंड है वो एज इट इज़ इधर आ जाएगा। फिर ये नेगेशन ऑफ P और
नेगेशन ऑफ क्यू को चला जाएगा। इसका रीज़न आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, अब वापस से यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट लॉ, इसे बता दोगे ट्रू एंड नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू, रीज़न आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट लॉ। फिर वही बात, कॉम्प्लीमेंट लॉ के तुरंत बाद हमें आइडेंटिटी लॉ भी तो लगानी है। ट्रू मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग, यानी ये पूरा ब्रैकेट दोबारा मिलेगा हमें, तो हम आइडेंटिटी लॉ के अनुसार ये पूरे ब्रैकेट को लिख देंगे, नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू। यही आपका सिंप्लीफाइड आंसर है, और रीज़न में लिख दोगे आइडेंटिटी लॉ। चलो, यानी कि हमारे क्वेश्चन का पहला स्टेप तो पूरा होता है। आपको बोला था सिंप्लीफाई करने के लिए, तो आपने सिंप्लीफाई कर दिया अलग अलग लॉज की मदद से। अब आपको उस सिंप्लीफाइड वैल्यू का, यानी सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन का सर्किट ड्रॉ करना होगा। तो इस सर्किट में आप सिर्फ दो स्विच ड्रॉ करोगे, एक नेगेशन P के लिए S1 डैश और एक नेगेशन Q के लिए S2 डैश। तो यहाँ पर लिख दोगे लेट नेगेशन ऑफ P नेगेशन ऑफ Q, ठीक है, और फिर सर्किट ड्रॉ करोगे। मैं डायरेक्टली सर्किट ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पर ये नेगेशन ऑफ P का सर्किट एंड और लगा हुआ है, तो हम और में इसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा S1 डैश और ये आ जाएगा S2 डैश। इसे बाहर से बैटरी सप्लाई, एक लैंप, और हमारा काम ख़त्म। अब करंट का सप्लाई डायरेक्शन किस प्रकार है वो दिखाना होगा। यहाँ जाकर स्प्लिट होगा, यहाँ जाकर स्प्लिट होगा, फिर आगे जाकर मर्ज होगा एंड फाइनली नेगेटिव पार्ट पर आ जाएगा। यानी कि ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन का कितना आसान था। बस यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन में आपको ज़रा लॉस की बोलते ना कि रिवीजन करनी पड़ेगी, ज़रा समझना पड़ेगा कि कैसे हम लोग लॉस का यूज़ कर रहे हैं। एक्चुअली हर स्टेप का एक रीज़न है। जैसे पहले स्टेप में आपने ब्रैकेट डाला, उसका रीज़न ये था क्योंकि आगे जाकर आपको नेगेशन P एंड कॉमन निकालना था। आप ऐसे चालू ब्रैकेट में से निकाल नहीं सकते, इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट डालना पड़ा, जिसे आपने एसोसिएटिव लॉ दिया। फिर कॉमन निकाले, तो कॉमन निकालने का मतलब है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फिर इन दोनों को हमने, मतलब ये वाले ब्रैकेट को है ना, ये Q एंड नेगेशन Q और नेगेशन Q, इसे कॉम्प्लीमेंट लॉ से ट्रू बताया। और कॉम्प्लीमेंट लॉ के तुरंत बाद तो आइडेंटिटी लॉ लगती है ना, ट्रू को हटाने के लिए या फॉल्स को हटाने के लिए, तो ये आ गया। फिर अब इसे अंदर लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, फिर उसके बाद वापस से कॉम्प्लीमेंट लॉ, उसके बाद फिर आइडेंटिटी लॉ, काम ख़त्म। सिंपल ही तो है, एक ही मतलब 2 ही 3 स्टेप है जो बार बार रिपीट में जा रहा है। जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव कॉम्प्लीमेंट और आइडेंटिटी, फिर से देखो डिस्ट्रीब्यूटिव कॉम्प्लीमेंट आइडेंटिटी। ठीक है, खैर इस पूरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट निकाल लो, फिर हम आगे के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो चलो अब हम लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 का सब क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। सब क्वेश्चन नंबर 3 आपको खुद से करना होगा, सिंपल सा है बहुत। अब सब क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, इसी के साथ ये पूरा लेसन ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में खास करके आपको ब्रैकेट्स कैसे अप्लाई करनी है ना, वो ज़रा समझना होगा। अच्छे तरीके से ठीक से सारे स्टेप्स को समझने की कोशिश करो। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें ना, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो अरेंज की हुई है, इन्हें अरेंजमेंट में कैसे दिया, देखो इन्होंने P Q नेगेशन P Q R, इधर पे P एंड नेगेशन Q R। यानी कि यहाँ पर ये जो सारी देख रहे हो ना आप चीज़ों को, इसे क्या करनी है, थोड़ा सा और अच्छे तरीके से ज़रा एक्सप्रेस करना है चीज़ों को। तो मैं क्योंकि इसमें सिर्फ फेरबदल करूंगा ब्रैकेट के अंदर, इसीलिए उस फेरबदल करने के लिए मुझे क्या करना होगा, कम्यूटेटिव लॉ का यूज़ करना होगा। क्यों कर रहा हूँ वो सारे रीजंस बताऊंगा, सिर्फ समझ के लो कि करना क्या है। तो सबसे पहले कम्यूटेटिव लॉ का यूज़ करेंगे हम लोग। कम्यूटेटिव लॉ के तहत ये P एंड तो वैसे ही होगा, ये नेगेशन P को बाहर आगे ले लूँगा पहले, और फिर ये एंड Q को सरका कर पीछे ले लूँगा। पहले ब्रैकेट में हमने सिर्फ क्या किया,
ये नेगेशन ऑफ p की जगह पर q और q की जगह पर p हो गया, बाकी सारी चीज़ें सेम। सेकंड ब्रैकेट में भी कुछ वही करूँगा, ये जैसे नेगेशन p एंड q है ना, उसे बाद में लेते हैं, r को सबसे आगे ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा r एंड नेगेशन ऑफ p एंड q। समझा? एक तरह से आप समझ सकते हो ना, नेगेशन ऑफ p एंड q, नेगेशन ऑफ p एंड q साथ में रखने के लिए। खैर आगे यहाँ पर भी हम लोग वही लॉजिक लगाएंगे, जैसे यहाँ पर p और q बाद में है ना, r को वैसे ही पहले ले लेंगे इस बार भी, तो ये r को पहले लिखकर p और q को बाद में ले लेंगे। इसका रीजन क्या जाएगा? रीजन जाएगा कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ एक्चुअली आपको क्या करता है मालूम है? सिर्फ वो आगे पीछे करता है, वो जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना पी क्यू आर, वो सिर्फ आगे पीछे करने का काम करता है, बाकी कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आता इससे। खैर अब हम क्या करेंगे मालूम है? अब हम ब्रैकेट्स अप्लाई करेंगे। अब ब्रैकेट अप्लाई करने के लिए आपने तो सीखा है एसोसिएटिव लॉ होता है, यानी कि अगर आपका क्वेश्चन में ऐसा कुछ हो तो आप ब्रैकेट यहाँ लगा सकते हो या फिर आप ब्रैकेट ऐसे लगा सकते हो, है ना? एसोसिएटिव लॉ यही है ना। तो हम यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे, लेकिन थोड़ा सा दिमाग चलाना होगा आपको भी, ज़रा ब्रैकेट्स को समझना होगा। तो मैं धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते बताता हूँ। सबसे पहले एक स्क्वायर ब्रैकेट, नहीं स्क्वायर से भी पहले p एंड नेगेशन ऑफ p को एक सर्कल ब्रैकेट दे देता हूँ, ठीक है? यानी इन दोनों को एक साथ ले लिया भाई, एसोसिएटिव लॉ ब्रैकेट लगाना है ना, तो ब्रैकेट में ले लिया, एंड q को बाहर ले लेता हूँ, ये सब साथ में है इसीलिए एक स्क्वायर ब्रैकेट, समझेगा? इसको ब्रैकेट में, ये एज इट इज, ये कंप्लीट ब्रैकेट में था इसलिए इसे स्क्वायर ब्रैकेट में, वैसे ही है। और यहाँ पर भी हमें वही करना है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले r एंड वैसे ही लिख दूँगा, ये नेगेशन ऑफ p एंड q को ब्रैकेट में डाल दूँगा, मतलब इन दोनों को ब्रैकेट में डालना चाहता हूँ। इसका रीज़न क्या है वो सब आगे समझ लेते हैं, बस इसे स्क्वायर ब्रैकेट डालना होगा क्योंकि ये सारी चीज़ें एक साथ थी। अब ये दोनों को मैं साथ में लेना चाहता हूँ, इसीलिए एक और ब्रैकेट, देखो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, इसीलिए कह रहा हूँ अच्छे से समझो। मैंने पहले इसे सर्कल ब्रैकेट दिया, ये पार्ट एज इट इज स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि कंप्लीट पार्ट एक साथ था तो एक इकट्ठा रखने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट, और फिर ये दोनों पार्ट को एक साथ रखना चाहता था तो इसीलिए इन दोनों को सर्कल ब्रैकेट, ये एज इट इज इसे इकट्ठा रखना चाहता है, कंप्लीट स्क्वायर ब्रैकेट को डाल दूंगा। लेकिन इन दोनों को साथ में लेना चाहता हूँ क्योंकि इसमें से कुछ कॉमन भी निकालना है ना, कुछ चीज़ें हैं आगे जाकर हम देखेंगे कि कैसे सिंप्लीफिकेशन करना है, तो इन दोनों को मैं साथ में लेना चाहता हूँ। अब मेरा सर्कल ब्रैकेट पूरा हो चुका है, अब मेरा स्क्वायर ब्रैकेट भी पूरा हो चुका है, तो बचा कर्ली ब्रैकेट, तो कर्ली ब्रैकेट हमने लिया, ठीक है? थर्ड वाले स्टेप में ये थर्ड वाले टर्म को कुछ नहीं करना है, एज इट इज जैसा है वैसे ही कि वैसे ही कॉपी कर लो। बस यहाँ पर एक छोटा सा ब्रैकेट डाल देता हूँ और इसे भी एक काम करता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट में ले लेता हूँ, लेकिन बहुत बड़ा फर्क नहीं आया। इसका रीजन लिख देता हूँ एसोसिएटिव लॉ, ठीक है? अब होगा क्या? तो होगा ये कि आप कॉम्प्लीमेंट लॉ का यूज करोगे, p एंड नेगेशन ऑफ p, एंड आ गया ना तो फॉल्स आ गया, समझा? तो इसके नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करेंगे, इसे फॉल्स बता देंगे कॉम्प्लीमेंट लॉ के रूप में, तो ये हो जाएगा फॉल्स एंड q, ठीक है? अब मेरे स्क्वायर ब्रैकेट वगैरह हटा देता हूँ और कर्ली ब्रैकेट एज इट इज रखता हूँ अभी थोड़े देर के लिए। यहाँ पर r एंड नेगेशन ऑफ p एंड q, इसे भी कर्ली ब्रैकेट, ये तो एज इट इज कॉपी ही करना है, इसमें तो कुछ नहीं करना। यानी ये इतने बड़े स्टेप में सिर्फ एक छोटा सा स्टेप किया हमने। स्टेप क्या किया? कॉम्प्लीमेंट लॉ लगाया, इधर लगाया तो भाई इधर लगाया, इसको फॉल्स बता दिया। एंड आप तो समझदार हो, कॉम्प्लीमेंट लॉ लगाने के तुरंत बाद आइडेंटिटी लॉ भी तो लगानी है,
आइडेंटिटी लॉ बोलती है फॉल्स मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग फॉल्स होता है, यानी कि ये फॉल्स आ जाएगा दोबारा से, तो ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, क्योंकि आप समझ लो ना, अगर p मैंने ट्रू भी रख दिया ना तो फॉल्स मल्टीप्लाइड बाय ट्रू फिर भी फॉल्स ही होगा, और ये फॉल्स है ना तो भी फॉल्स ही होगा। कुल मिला के q को आप ट्रू रखो या फॉल्स रखो, किसी को भी फॉल्स से मल्टीप्लाई करोगे तो फॉल्स ही मिलेगा। 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग 0 ही होता है, तो फॉल्स। और ये पूरा प्रश्न पूरा ब्रैकेट r एंड नेगेशन ऑफ p एंड q, और इसे लगे तो अभी भी करली ब्रैकेट भी रख देता हूँ ना। चलिए आगे, और करके पूरा पार्ट r एंड p एंड नेगेशन ऑफ p, इसका रीजन आएगा आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, अब फॉल्स के साथ किसी चीज को प्लस करोगे तो ये पूरा पार्ट दोबारा मिल जाएगा, है ना। एक सेकेंड, इसे कॉम्प्लीमेंट लॉ बताना है मुझे, ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट लॉ के बाद अपन क्या करेंगे, आइडेंटिटी लॉ लेंगे। तो इसमें फॉल्स के साथ किसी भी चीज को साथ में लोगे तो ये क्या हो जाएगा, r और इंडिकेशन ऑफ p एंड q। ये ब्रैकेट एज इट इज कॉपी हो गया क्योंकि ये इसके साथ और में आ रहा था, 0 प्लस एनीथिंग वही आएगा ना वापस। और अब इसको स्क्वायर ब्रैकेट ले लेता हूँ, करली ब्रैकेट खत्म हो गया, करली ब्रैकेट गया, और ये वाला पार्ट दोबारा r एंड p एंड नेगेशन ऑफ q, इसे लिख देता हूँ आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, एक बार दोबारा समझ लेते हैं क्योंकि अब मेरे पास ज़्यादा नहीं है, मुझे वापस ही लिखनी होगी रख करके। तो ज़रा समझ लेते हैं कि क्या किया। सबसे पहले वाले स्टेप में ना, सबसे पहले वाले स्टेप में बंद करो जरा। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं हमने क्या किया। सो फार हम लोगों ने जो स्टेप्स किए हैं ना सिंप्लीफिकेशन में, वो क्या किए वो समझ लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन था बराबर। अब इस क्वेश्चन में हम लोगों ने थोड़ा सा है ना जो स्टेटमेंट्स हैं इसमें ज़रा फेरबदल किया, आगे पीछे थोड़ा किया ब्रैकेट्स के अंदर, तो अंदर के टर्म्स को हेर फेर किया, इसीलिए उसको नाम दिया मैंने क्या, कम्यूटेटिव लॉ। तो इसमें मुझे करनी क्या थी मालूम है, नेगेशन ऑफ p को आगे लेना था, क्योंकि आगे चलकर मुझे इसे साथ में लेकर फॉल्स भी तो बताना है, तो इसे साथ में लेना था, है ना। एंड q को बीच में लास्ट में डाल दिया। वैसे ही यहाँ पर भी, अब यहाँ पर भी अगर आप देखो तो r को मैंने पहले लेकर p और q को बाद में ले लिया। अब इसका रीज़न ये समझ लेते हैं ना कि p एंड q जैसे फर्स्ट ब्रैकेट में साथ में था वैसे ही सेकंड ब्रैकेट में भी साथ में ही है, और थर्ड वाले में भी वैसे ही करूँगा, p और q को लास्ट में डाल दूंगा, r को पहले डाल दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये तो मेरा फेर बदल हो गया, मैंने कुछ नया काम तो किया नहीं, ब्रैकेट के अंदर सिर्फ टर्म्स को आगे पीछे किया ना, इसीलिए उसका नाम क्या दिया मैंने, कम्यूटेटिव लॉ। अब करेंगे ब्रैकेट्स लगाने का काम। अब ब्रैकेट्स कैसे लगाएंगे, तो इसे इंडिविजुअली एक ब्रैकेट देना होगा, क्योंकि ये आगे जाकर फॉल्स भी तो बनने वाला है। तो इसे एक ब्रैकेट देंगे और इसके बाहर के टर्म को वैसे ही रख देंगे, ये साथ में है इसीलिए स्क्वायर ब्रैकेट, और वैसे ही फिर इन दोनों को एक साथ ब्रैकेट ले लेंगे सर्कल वाला। अब ये साथ में इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट, अब इन दोनों को साथ में लेना है इसलिए करली ब्रैकेट। समझ में आया। फिर और ये एज इट इज़, बस इसमें एक ब्रैकेट इसे भी लगा दिया मैंने, लगा दिया रीज़न एसोसिएटिव लॉ का। अब इसके बाद ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि p मल्टीप्लाइड बाय नेगेशन ऑफ p फॉल्स होता है विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लीमेंट लॉ, यानी कि ये फॉल्स मल्टीप्लाई बाय q, ये पूरा पार्ट एज इट इज़, ये पूरा पार्ट एज इट इज़, रीज़न है कॉम्प्लीमेंट लॉ। फॉल्स मल्टीप्लाई बाय q हो जाएगा फॉल्स, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़। फिर से एक सेकंड में एक काम करता हूँ, यहाँ पर है ना फॉल्स मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग को आइडेंटिटी लॉ का नाम दे देता हूँ, ये हो जाएगा आइडेंटिटी लॉ। फिर फॉल्स और सारी चीज़, मतलब फॉल्स के साथ और में ये पूरा ब्रैकेट आ रहा है तो ये वापस वैसे ही आ जाएगा, फॉल्स गायब हो जाएगा, इसका भी रीज़न आइडेंटिटी लॉ है। यानी कि हमने लास्ट वाले ब्रैकेट में कुछ किया ही नहीं, सिर्फ एक सर्कल ब्रैकेट डाल के छोड़ दिया,
बस जो भी किया हमने इन दोनों ब्रैकेट्स में ही किया है। समझ में आया क्या? इसमें से P एंड नेगेशन P को फॉल्स बता दिया, फिर उसको आगे जाकर फॉल्स बता दिया, फिर उसको भी हटा दिया, ऐसे करके किया इतना। ठीक है, चलो अब आगे के स्टेप को देखते हैं हम लोग। समझ में आया? तो चलो अब इसके आगे के स्टेप्स को देखते हैं। हम लोगों ने अभी तक ये इधर तक पहुंच गए हैं। अब हम क्या करेंगे मालूम है? ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में से यहाँ और यहाँ का ये आर एंड सेम है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों आर एंड को कॉमन निकाल लेंगे। तो कॉमन निकालेंगे तो ये ऐसा दिखाई देगा आर एंड। अब ये बचे हुए जो ब्रैकेट्स है ना, उसे अलग ब्रैकेट में डाल देंगे। ठीक है, जैसे नेगेशन ऑफ P एंड Q, ये ऐसे ही आ गया। फिर और फिर ये P एंड नेगेशन ऑफ Q, बस। यानी कि हमारा सिंप्लीफिकेशन हो गया। अब इसके आगे और सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा, बस यही हमारा आखिरी सिंप्लीफिकेशन था। अब इस स्टेप को, इस एक्सप्रेशन को हमें सर्किट में ड्रॉ करना है। तो हम क्या करेंगे मालूम है? हम यहाँ पर लिख देंगे लेट P S1 के लिए, Q S2 के लिए, और R भी आ रहा है तो R S3 के लिए। ऐसा बता दो हाँ आप लोग, स्विच S1 इज़ क्लोज्ड, स्विच S2 इज़ क्लोज्ड। अब मैं डायरेक्टली मैं इसका सर्किट बना देता हूँ। तो सर्किट कैसा होगा? तो यहाँ पर सबसे पहले देखो R एंड बोला है, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, R एंड बना देता हूँ। यानी कि ये मेरा पहले पार्ट तो आ गया R वाला। अब ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट में, यानी कि ये वाला जो स्विच है ना, वो सबको कॉमन में जाएगा और इनके बीच में और है, मतलब दो ब्रांच जाएगा। तो ऐसे आगे की सर्किट बनेगी ऐसे। ठीक है, इससे क्या हो गया कि ये हमारा सीरीज़ में ये दोनों को लग गया और ये आपस में पैरेलल में है। ठीक है, तो यहाँ पर है नेगेशन ऑफ P, वैसे यहाँ पर भी दो स्विच है जो आपस में सीरीज़ में है। ठीक है, अब इसे कंप्लीट करते हैं बैटरी लगाकर। एक लैंप लगा देते हैं एंड फाइनली हमारा काम पूरा हो जाएगा। आप लोग इसे करने के लिए स्केल पेंसिल का यूज़ करो, हाथ से करेंगे ना तो प्रेजेंटेशन में गड़बड़ होगी। अब हम नेमिंग दे देते हैं। तो पहला वाला क्या था? R का मतलब S3, फिर नेगेशन ऑफ P मतलब S1 डैश, फिर Q मतलब S2, फिर P मतलब S1, फिर नेगेशन ऑफ Q मतलब S2 डैश। समझ में आया? ड्रॉ तो हो गया। अब सिर्फ वो दिखाना है ना कि करंट कैसे फ्लो होगा। तो करंट के डायरेक्शन को दिखाने के लिए आपको तो पता है, आप क्या करते हो, पॉजिटिव से नेगेटिव के लिए डायरेक्शन दिखाते हो। ये ऐसे होगा, ये ऐसे, फिर यहाँ तक करंट बराबर से मूव करेगा, उसके बाद यहाँ जाकर स्प्लिट हो जाएगा। एक याद रखना, अगर बीच में आपसे गलती से ना ऐसा रब हो गया तो ये रॉन्ग हो जाएगा। मान लो गलती से आपसे रब हो गया, या आप रब इरेज कर रहे थे, कुछ रब हो गया, तो ये सर्किट क्या दिखा रहा है कि यहाँ पर जाकर सर्किट रुक गई, करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है ना, आपसे ये जो छोटी सी गलती है ना, ये गलती पर भी मार्क्स सबके जा सकते हैं। तो ज़रा ध्यान से काम करो। ऐसे करंट फ्लो होगा, ऐसे करंट फ्लो होगा, फिर यहाँ आकर मर्ज हो जाएगा, फिर करंट ऐसे बैटरी तक वापस आ जाएगा। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन पूरा होता है। आज हमने हमारे मैथ्स 1 का लेसन नंबर 1 यानी मैथमेटिकल लॉजिक को
पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। हर छोटे छोटे स्टेप्स को, हर छोटे छोटे टॉपिक को, छोटे छोटे कंसेप्ट्स को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको ये सारा लेसन समझ में आया होगा। और जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा है उस क्वेश्चन को आप ट्राई करो। इन केस कुछ नहीं समझ में आता है तो मुझे बताओ, मैं आपकी मदद करूँगा। ठीक है, तो आज का ये लेसन यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर हम लोग आगे के नए इसमें आगे बढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और साथ में ये चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, चलो।